मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं वामपंथी आंदोलन। उसके अंतर्गत हम समाजवादी आंदोलन और साम्यवादी आंदोलन दोनों करेंगे। आज हम ले रहे हैं समाजवादी आंदोलन। पहले हम ले रहे हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अयोध्या सिंह ने लिखा है, 1922 में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ विश्वासघात का परिणाम स्वराज पार्टी का जन्म था और 1934 के विश्वासघात का परिणाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म। स्वराज पार्टी को जन्म देने वाले दक्षिणपंथी थे, लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को जन्म देने वाले थे वामपंथी। जुलाई 1928 में प्रकाशित नेहरू रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस अर्थात औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने ठुकरा दिया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। कुछ विद्वान इस राजनीतिक निर्णय को कांग्रेस समाजवादी पार्टी के उदय का आधार स्तंभ मानते हैं। वीपी पांडे ने लिखा है, कांग्रेस दल के प्रगतिशील तत्व ने जो गांधी की नीतियों एवं हठधर्मिता से व्यापक रूप से असंतुष्ट था, इसकी स्थापना में पहल की और दक्षिणपंथी तत्व ने तत्कालिक राजनीतिक वातावरण से प्रभावित होते हुए इसे स्वीकार किया ताकि बाद में वे कांग्रेस पर हावी रह सके। दोनों गुटों में इस बात को लेकर साम्य बना रहा कि कांग्रेस से संबंध विच्छेद दोनों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस तरह दोनों गुटों के मध्य परस्पर राजनीतिक सुविधाओं की प्राप्ति का ध्येय बना रहा, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हो सकी। अब हम लेंगे कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। वीपी पांडे के मतानुसार कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेतृत्व से असंतुष्ट कुछ कांग्रेसियों ने सर्वप्रथम उत्तरी बिहार में समाजवादी विचारधारा पर आधारित समाजवादी संघों की स्थापना 1931 में की। 1932-33 के दौरान सरकार ने अनेक कांग्रेसी नेताओं को नासिक केंद्रीय जेल में बंद कर रखा था। उनमें वामपंथी कांग्रेसी नेता जयप्रकाश नारायण मुख्य थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ काफ़ी विचार विमर्श के बाद एक अखिल भारतीय समाजवादी दल का खाका तैयार किया। 21 अक्टूबर 1934 को बम्बई में कांग्रेस समाजवादियों का अखिल भारतीय सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का विधान और कार्यक्रम पास किया गया। कार्यक्रम में यह स्पष्ट कर दिया गया कि पार्टी कोई जन संगठन न बनेगी और कांग्रेस के अंदर रहकर ही काम करेगी और पार्टी की सदस्यता केवल कांग्रेसियों को ही प्रदान की जाएगी। परंतु समाजवादी विचारों के लिए विख्यात जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस पार्टी से दूर ही रहे। अब हम लेंगे कांग्रेस समाजवादी पार्टी की नीतियां एवं लक्ष्य। इसके अधिकांश सदस्य भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के अनुयायी थे और अभी इस पार्टी को अपने नक्शे कदम की तरफ ले जाना चाहते थे। जैसे कि कुछ लोग मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा के अनुयायी थे, तो कुछ उदारवादी समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे। परिणाम स्वरूप पार्टी के संगठक तत्वों में हमेशा गंभीर राजनीतिक मतभेद बना रहा। पार्टी की नीति थी कांग्रेस पार्टी से संबंध रहना, अर्थात कांग्रेस के अंदर ही बने रहना। इसका अर्थ था कांग्रेस की नीतियों का जोरदार विरोध नहीं करना। दूसरा लक्ष्य था कांग्रेस को समाजवादी मूल्यों से आबद्ध किया जाए और कांग्रेस की बुनियादी नीतियों को कायम रखा जाए। नेक्स्ट लेंगे हम अब पार्टी का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के मुख्य मुद्दे इस प्रकार थे: समाज के उत्पादक वर्गों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण, राज्य द्वारा देश के आर्थिक जीवन की परियोजना एवं उस पर नियंत्रण, उत्पादन, वितरण एवं विनिमय के सभी साधनों का क्रमिक राष्ट्रीयकरण, विदेशी व्यापार पर राज्य का एकाधिकार, राष्ट्रीयकरण के बाहर वाले आर्थिक जीवन को चलाने के लिए सहकारिता समितियों का संगठन, जागीरों, जमींदारों तथा अन्य सभी शोषक वर्गों का बिना किसी मुआवजे के उन्मूलन, किसानों के बीच जमीन का पुनर्वितरण, सहयोगी एवं सामूहिक खेती को प्रोत्साहन आदि। कांग्रेसी समाजवादी चाहते थे कि भारतीय कांग्रेस मजदूरों एवं किसानों की सहभागिता को उचित महत्व प्रदान करे। कांग्रेसी समाजवादी कांग्रेस को मजबूत बनाना चाहते थे। वे जनसाधारण पर कांग्रेसी नेतृत्व की निरंतरता को भी बनाए रखना चाहते थे। अब हम लेंगे पार्टी के प्रति कांग्रेसी नेतृत्व का रुख।
महात्मा गांधी ने इसका खुलकर विरोध किया और भारतीय कांग्रेस ने गांधी की नीति का समर्थन किया। स्पष्ट है कि महात्मा गांधी कांग्रेस में समाजवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव से प्रसन्न नहीं थे और कांग्रेस के प्रस्तावों के माध्यम से समाजवादियों को प्रभावहीन बनाना चाहते थे। समाजवादी दल के एक प्रवक्ता ने भी स्वीकार किया था कि इन प्रस्तावों का एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस में समाजवादियों के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करना है। अब हम लेंगे कांग्रेस समाजवादी दल की उपलब्धियां। कांग्रेस के अंतर्गत कांग्रेस समाजवादी दल का अस्तित्व 1934 से 1947 तक रहा। किसान वर्ग एवं युवा वर्ग को कांग्रेसी नेतृत्व में लाना कांग्रेस समाजवादी दल की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। समाजवादियों के प्रभाव के कारण ही कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में नवयुवकों, मजदूरों और किसानों को विशेष महत्व दिया तथा निश्चय किया गया कि कांग्रेस कार्य समिति देश के किसानों की स्थिति सुधारने के लिए काम करेगी। कांग्रेस समाजवादी दल ने आंदोलन का समर्थन कर एवं उसमें सक्रिय भाग लेकर भारतीय जनता का हृदय जीत लिया। अपने जीवन काल में कांग्रेस समाजवादी दल की यही सबसे बड़ी उपलब्धि रही। भारत की स्वाधीनता मिलने के पश्चात भारतीय कांग्रेस में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रभाव क्षीण होने लगा। इससे क्षुब्ध होकर कांग्रेस समाजवादी दल ने अपने आप को कांग्रेस से पृथक कर लिया। वीपी पांडे ने कांग्रेस समाजवादी दल की असफलता के कारणों को मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया, जो इस प्रकार हैं: वैचारिक तथा सैद्धांतिक, पहला। दूसरा, कांग्रेस पार्टी से अनियतम संबंध, और तीसरा, कांग्रेस समाजवादी दल व अन्य वामपंथी विचारधाराओं वाले राजनीतिक संगठनों की इसके प्रति संदेहास्पद धारणाएं। तो ये था कांग्रेस समाजवादी दल।